Hello dear students, hope you are fine and doing well. आज तक आप लोगों को पता है कि बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है. फिर मैंने डिस्कशन शुरू किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 किस्मों के हैं, या तो ये एम्प्लॉयमेंट है या फिर प्रोफेशन है या फिर ये बिज़नेस है. जहाँ तक हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है. आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है आपके चैप्टर 1 का, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रोफेशन. ये प्रोफेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि प्रोफेशन उन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहते हैं जहां एक बंदा अपनी पर्सनल सर्विसेज फराहम करे, लेकिन उन सर्विसेज को फराहम करने के लिए उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए. जब एक इंसान किसी चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करता है, जब एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज वो हासिल करता है, स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग वो ले लेता है, उसके पास एक स्पेशल स्किल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल ट्रेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल स्किल, जब वो लोगों को सर्विस दे, जब वो लोगों को कोई सर्विस फराहम करे, हम उसको कहते हैं कि ये इंसान प्रोफेशन में है. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक शख्स तब प्रोफेशन में है जब उसके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज होगी, एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग होगी, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्किल होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेशल नॉलेज, दैट स्पेशल ट्रेनिंग, दैट स्पेशल स्किल, व्हेन ही सर्व द पीपल, जब वो लोगों को सर्व करे, जब वो अपनी सर्विसेज लोगों को दे दे, हम कहते हैं कि ये बंदा प्रोफेशन में है. और ऐसे जो लोग हैं जो प्रोफेशन में होते हैं हम उनको प्रोफेशनल्स कहते हैं. इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं. हर एक डॉक्टर नहीं हो सकता, बल्कि एक डॉक्टर को पहले स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज हासिल करनी होती है, उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स करना होता है, उसके पास एक स्पेशल स्किल्स होते हैं, तब जाके वो बीमारों का इलाज करता है. एक वकील की बात हम करते हैं, हर एक वकील नहीं हो सकता, बल्कि वकालत करने के लिए आपके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए. इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए. अगर आप अकाउंटेंट हैं तो सारे तो अकाउंटेंट नहीं हो सकते, बल्कि अकाउंटेंट बनने के लिए, फिर अकाउंटिंग सर्विसेज फराहम करने के लिए आपको लाजमन एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज पढ़नी है, आपको स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज पढ़ना है, फिर एक स्पेशल स्किल्स आपको हासिल करने हैं. उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत है. जब आप इन मरहलों से गुजरेंगे तो आप एक प्रोफेशनल बनते हैं. तो जब आप प्रोफेशनल बनते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशन आप लोगों को शुरू करते हैं, तो हम इसको प्रोफेशन कहते हैं. तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात है, प्रोफेशन उन तमाम एक्टिविटीज़ को कहते हैं, उन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिनकी बुनियाद पे आप पैसा अर्न करेंगे, लेकिन इस पैसे अर्न करने के लिए आपको किसी की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों को सर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रेनिंग जो आपने हासिल की है. तो मैं आपको कह रहा हूँ, एग्जाम्पल सिंपल है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, जितने भी ये लोग हैं ये सब प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज होती है. माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आप डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या है. सो जब आप फीचर्स ऑफ प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन के मेन फीचर से सबसे पहला फीचर प्रोफेशन का है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. The first and foremost feature of profession is it is economic activity. तो मतलब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? जैसे कि मैंने बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनसे आपको लिवलीहुड मिलता है, जिनसे आपको पैसा मिलता है, जहाँ से आप एक कुछ मनी जनरेट करते हैं. तो प्रोफेशन में भी आप क्यों जाते हैं? प्रोफेशन में आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं. एक डॉक्टर पैसा कमाना चाहता है, एक इंजीनियर पैसा कमाना चाहता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसा कमाना चाहता है, एक आर्किटेक्ट पैसा कमाना चाहता है. सो जो भी कोई प्रोफेशन है, हर बंदा जो प्रोफेशन में है उसके पीछे मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाना. अब जो प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन के लिए जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल. अब माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए डियर स्टूडेंट्स. मैं आपको 2 प्रोफेशन की एग्जांपल दे देता हूं. जब आप नॉलेज की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, तो आप समझिए
علم ایک درخت ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل سمجھ. علم ایک درخت ہے, پھر اس درخت کی مختلف شاخیں ہیں. اسی طرح جب آپ ایک انسان جو پروفیشن میں ہو وہ سارے درخت کو تو نہیں پڑھ پائے گا, اس کو درخت میں سے کچھ شاخوں کو پڑھنا پڑے گا. مثال, جب ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بھی علم کی ایک شاخ پڑھتا ہے, علم کی ایک برانچ پڑھتا ہے, وہ سارا علم نہیں پڑھتا. وہ دیکھیے ڈاکٹر اکاؤنٹنٹ کا علم نہیں پڑھے گا, وہ انجینئر کا علم نہیں پڑھے گا, اکاؤنٹنٹ ڈاکٹر کا علم نہیں پڑھے گا. اکاؤنٹنگ جو ہے یہ ایک سیپریٹ برانچ آف نالج ہے. ڈاکٹر جو علم پڑھتا ہے وہ سیپریٹ برانچ آف نالج ہے. انجینئر جو علم پڑھتا ہے وہ سیپریٹ برانچ آف نالج ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پروفیشن ہے, پروفیشن ایک اسپیشل برانچ آف سیپریٹ برانچ آف نالج ہوتا ہے, جس میں ایک پرٹیکولر ٹائپ آف نالج آپ کو پڑھنی پڑتی ہے. آپ سارا علم نہیں پڑھتے, بلکہ علم کے مرکز سے, علم کے درخت سے, علم کے ریزروائر سے آپ ایک شاخ پڑھتے ہیں. اکاؤنٹنٹ ایک پرٹیکولر علم پڑھتا ہے, ڈاکٹر ایک پرٹیکولر علم پڑھتا ہے, لائر ایک پرٹیکولر علم پڑھتا ہے, اور اپنے اپنے علم میں, اپنے اپنے شاخ میں, اپنے اپنے برانچ آف نالج میں یہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر پروفیشن میں ایک خاص علم کو پڑھنا پڑتا ہے, جس علم میں کچھ اسپیشل پرنسپلز ہوتے ہیں, کچھ اسپیشل تھیریز ہوتی ہے جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں, جو آپ پڑھتے ہیں اس نالج کے لیے, جو آپ پڑھتے ہیں اس پروفیشن کے لیے. تو یاد رکھ لیجئے سیکنڈ امپورٹنٹ فیچر جو ہے, سیکنڈ امپورٹنٹ فیچر جو پروفیشن کا ہے, یہ ویل ڈیفائنڈ اسپیشل برانچ آف نالج ہے. یعنی ایک پروفیشن سارا نالج نہیں ہے, بلکہ نالج کا ایک برانچ ہے, نالج کا ایک شاخ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پروفیشن جب آپ کہتے ہیں نا, پروفیشن کی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری مسٹ ناٹ انٹر انٹو پروفیشن. ہر کوئی ایرا گیرا نتھو کھیرا پروفیشن میں نہیں جانا چاہیے. پروفیشن میں کچھ اسپیشل برینز جانے چاہیے, اسپیشل ٹیلنٹڈ پیپل, انٹیلیجنٹ لوگ آنے چاہیے پروفیشن میں. اگر پروفیشن کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے, پھر جو کوئی بھی ایرا گیرا نتھو کھیرا ہوگا وہ پروفیشن میں آئے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ پروفیشن کے لیے جو اسپیشل ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہر بندے میں نہیں ہوگی, پھر پروفیشن بدنام ہوگا. اگر ڈاکٹر انٹیلیجنٹ نہ ہو, اگر ڈاکٹر سکلفل نہ ہو, اگر ڈاکٹر کے پاس وہ اسپیشل ہیومن ایلیمنٹ نہ ہو, تو ڈاکٹری کا پیشہ بدنام ہو جائے گا. اگر انجینئرنگ پیشے میں آنیسٹی نہ ہو, اگر انجینئرنگ پروفیشن میں ایکسپیرینس نہ ہو, تو وہ پیشہ بھی بدنام ہو جائے گا, بربادی ہو جائے گی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پروفیشن کی بات کرتے ہیں, پروفیشن میں انٹری اوپن نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ ریسٹرکٹڈ انٹری ہوتی ہے. یعنی ہر کوئی لوگوں کا ہجوم آ کے پروفیشن میں نہیں انٹر کرتا, بلکہ پروفیشن میں انٹری کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. ہر ایک انسان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی پروفیشن میں جائے. اب اس انٹری کو کیسے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے؟ اس انٹری کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, کچھ ایگزامز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, کچھ ڈگریز کے ذریعے سے ریسٹرکشنز ہو جاتی ہے. سو مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ انجینئرنگ میں وہی لوگ جائیں گے جو AIEEE کوالیفائی کریں, میڈیکل سائنس ڈاکٹری میں وہی لوگ جائیں گے جو نیٹ کوالیفائی کریں. یہ نیٹ کیا ہے؟ یہ نیٹ لاکھوں لوگ اس میں رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں اس ایگزامینیشن میں, لیکن سارے لوگ اس کو کراس نہیں کر پاتے, اس کو پاس نہیں کر پاتے. جتنے ہی لوگ پاس کر پاتے ہیں انہی کو پروفیشن میں انٹری ملتی ہے. مطلب کریم آف دا سوسائٹی کو اٹھایا جاتا ہے, ایگزامز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, پھر اس کریم کو پروفیشن میں اس کو جگہ ملتی ہے. سو مائی ڈیئر فرینڈس, امپورٹنٹ بات یاد رکھ لیجئے, اگر یہ ایگزام کنڈکٹ نہ کیے جائے, انٹری کو اگر اوپن رکھا جائے, تو ہر ایک پروفیشن میں جائے گا. سو جب ہر ایک پروفیشن میں جائے گا تو کوالٹی آف پیپل جو پروفیشن میں آئیں گے وہ متاثر ہوگی, کوالٹیٹو لوگ نہیں آئیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ پروفیشن جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. پروفیشن سے جو سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز پھر پوری نہیں ہو جائیں گی. سو مائی ڈیئر فرینڈس, امپورٹنٹ بات یہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ریسٹرکٹڈ انٹری ہوتی ہے, ہم ایگزامز کنڈکٹ کرتے ہیں, ہم کچھ ڈگریز رکھتے ہیں, جو لوگ ان ڈگریز کو حاصل کریں وہی پروفیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. سو تھرڈ امپورٹنٹ فیچر از ریسٹرکٹڈ انٹری, سو دیٹ ایوری Tom, Dick and Harry cannot enter into a profession. Only special people and qualitative people will enter into profession so that they can do justice with the profession. تاکہ وہ profession کے ساتھ justice کر پائیں.
तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के बाद जो नेक्स्ट हमारा फीचर है प्रोफेशन का, वो है कि रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी। जो भी प्रोफेशन होता है, हर प्रोफेशन के ऊपर एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होती है, एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन होती है जो उस प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि जो भी प्रोफेशन है, अभी हम कह रहे थे कि प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, प्रोफेशनल्स को डिग्री मिलनी चाहिए, प्रोफेशनल्स के लिए एग्जाम्स को कंडक्ट करना है, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देनी है। ये सारा कौन करेगा? इसके लिए एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है, इसके लिए एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन होती है, इसके लिए एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होती है नेशनल लेवल पे जो इस प्रोफेशन को कंट्रोल करती है। अगर हम बात करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करनी है। कौन लोग अकाउंटेंट बनेंगे? जो लोग फिर अकाउंटेंट बनेंगे उनको डिग्री देनी है, उनको पढ़ाना है, उनके लिए सिलेबस फ्रेम करना है, उनके लिए ट्रेनिंग का इनेकाद करना है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ उनके लिए कंडक्ट रूल्स बनाने हैं। ये सारा कुछ करता है नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो अकाउंटेंट्स के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है नेशनल लेवल पे जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशन के साथ ताल्लुक रखने वाले काम है, चाहे वो अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए एग्जाम्स को कंडक्ट करना हो, चाहे वो अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग फराहम करनी हो, चाहे वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए पढ़ाना हो, चाहे वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए सिलेबस फ्रेम करना हो, ये चाहे वो फिर अकाउंटिंग डिग्रीज को कंप्लीट करने के बाद उनको सर्टिफिकेट्स देना हो, चाहे वो अकाउंटेंट्स के लिए इथिकल कोड देना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी हो, ये सारा करती है एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सिमिलरली लॉयर्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है नेशनल लेवल पे जिसको हम कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सिमिलरली डॉक्टर्स के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जिसको हम कहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो मुद्दा और मकसद कहने का ये है कि जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, हर प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जिसके साथ एक प्रोफेशनल को एफिलिएट होना पड़ता है। यही प्रोफेशनल बॉडी जो है, एसोसिएशन जो है, ये रेगुलेट करती है एंट्री, यही रेगुलेट करती है, फ्रेम करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस एक प्रोफेशन के लिए, डिग्रीज भी फराहम करती है, और अगर किसी की डिग्री को भी कैंसिल करना पड़ता है तो यही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यही रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज होती है जो एक प्रोफेशन को क्या करती है, फुल्ली रेगुलेट करती है। सो कहने का मकसद यह है कि जो फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट फीचर जो प्रोफेशन का है, हर प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए नेशनल लेवल पे एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जिसके साथ एक प्रोफेशनल को एफिलिएट होना पड़ेगा। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एफिलिएट होना पड़ेगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी है जिसके साथ डॉक्टर्स को एफिलिएट होना पड़ेगा। और जब डॉक्टर इसके साथ एफिलिएट हो जाएंगे तो फिर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस इस काउंसिल की तरफ से आएंगे वो डॉक्टर्स को मानने पड़ेंगे, और डॉक्टरी प्रोफेशन के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग जो है उनको उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आते हैं। इसी तरह जितने भी लॉयर्स हैं उनको एफिलिएट होना पड़ेगा, वाबस्ता होना पड़ेगा, उनको जुड़ना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया सारे इंडिया में जो लॉयर्स का प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करेगी, उसके लिए जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की ज़रूरत होगी, उसके लिए जो डिग्री सर्टिफिकेट इशू करनी होंगी, मेंबरशिप्स देने होंगे, या किसी की मेंबरशिप को कैंसिल करना होगा, उसको रेगुलेट करना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी उस वक्त। नेक्स्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोफेशन का है वो है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जिस तरह एम्प्लॉयमेंट में एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, इसी तरह जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी रूल्स टू फॉलो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है और जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपको काम करना है, तब जाके आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर रह सकते हैं। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो आप फिर प्रोफेशनल नहीं माने जाएंगे। मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको दे दूं।
जो भी लॉयर्स होते हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं या ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक पैंट होता है या ब्लैक एप्रन होता है उनके पास, और वाइट शर्ट होती है। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है। यानी लॉइंग प्रोफेशन जो है, लॉयर्स प्रोफेशन जो है, लॉयर्स प्रोफेशन में ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक रूल है कि आपको ऐसा ड्रेस होना चाहिए। आप देखेंगे डॉक्टरिंग प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में आपको एक वाइट एप्रन होना चाहिए और आप उसे दिखेंगे कि आप डॉक्टर हैं। इसी तरह एक डॉक्टर का अपने पेशेंट के तई क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसको कैसे बात करनी चाहिए अपने पेशेंट के साथ। कभी कभार आप देखेंगे कि पेशेंट्स बड़े इरिटेटिंग होते हैं, डज दैट मीन कि डॉक्टर इरिटेट हो जाए? कभी कभार आप देखेंगे कि पेशेंट्स बड़े बातूनी होते हैं, अननेसेसरली बहुत बातें करते हैं, लेकिन डॉक्टर को एक पोलाइटली, हम्बली, एक ह्यूमन सेंटिमेंट के साथ अपने पेशेंट को डील करना है। कभी डॉक्टर को गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी मेले कुचेले पेशेंट्स आपके पास आएंगे, आपको कभी लगेगा कि मुझे इन गंदे पेशेंट, मेले कुचेले पेशेंट्स को नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपका प्रोफेशन ऐसा आपको अलाउ नहीं करता है। सो इसका मतलब ये है कि ऑनेस्टी, डेडिकेशन, रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, एवरी प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और जो जिस प्रोफेशन के साथ ताल्लुक रखता है उसको वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके वो उस प्रोफेशन का हिस्सा रह सकता है। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफेशनल मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है और आपको प्रोफेशन से निकाला जा सकता है। एक डॉक्टर अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो ना करे, उसको डॉक्टरी से निकाला जा सकता है। एक अकाउंटेंट अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो ना करे, तो उसके ऊपर जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होती है, उस रिकॉग्नाइज्ड बॉडी उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकती है, उसकी मेंबरशिप को खत्म कर सकती है और वो प्रोफेशन से बाहर जा सकता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है सर्विस मोटिव। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रोफेशन में पैसा कमाना है, लेकिन यहां पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन पैसे के बजाय आपका एक सर्विस मोटिव होता है। आप अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज फराहम करने का आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके पास मोटिव होना चाहिए। जब आप अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्व करेंगे, जब आप अपने क्लाइंट को टू योर अटमोस्ट प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जब आप अपने क्लाइंट को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करोगे, तो उससे आपको फिर पैसा भी मिलेगा। पैसा मिलने में आपको ये नहीं है कि आपके क्लाइंट से आपको फी मिलेगा, आपको क्लाइंट से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा कमाना आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस मोटिव, टू सर्व माय क्लाइंट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। और जब आप अपने क्लाइंट को बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट सर्व करोगे, तो ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका सेटिस्फाइड क्लाइंट जो होगा, आपका जो मोटिवेटेड क्लाइंट होगा, जब आपसे आपका क्लाइंट खुश होगा, तो वो आपको फिर खुद ही पैसा पे करेगा। सो कहने का मकसद ये है कि आप प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपको पैसा ही कमाना है, लेकिन पैसा कमाना आपका बेसिक टारगेट, बेसिक मोटिव नहीं होता है। आपका बेसिक मोटिव होता है टू सर्व माय क्लाइंट। और जब आप क्लाइंट को सर्व करते हैं, क्लाइंट सर्व करने से ही आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। होप माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आज आपके सामने प्रोफेशन और प्रोफेशन के मुतालिक उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस किया, ये आपकी समझ में आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप मेरी इस लेक्चर सीरीज को लगातार देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। और अभी तक अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफ़ा है, अभी तक आप अगर ने मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।